देखो देखो उसने फिर से रोस्ट किया। अबे कहां से सर्वे करते हो ये वाला? तुम्हारी निचली अदालतों से लेकर ऊपर के जज तक बिकते हैं। बकैती में तुम्हारा दिन गुजरता है और जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम कह देते हो कि जज पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? न्यायपालिका की गरिमा अगर किसी ने गिराई है तो वो इसके वो नकारे जज हैं जो भ्रष्ट हैं, बिके हुए हैं और न्यायिक व्यवस्था का मजाक बनवाते रहते हैं। पैसे लेकर जजमेंट मैनेज करना कोई अपवाद नहीं है। यह इतना आम हो चुका है कि हर गांव में आपको 5 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पैसा दिया और केस जीते, या पैसे के बल पर केस खींचते रहे, या पैसा ना होने के कारण केस हारे। इसलिए जज साहब निर्णय तो करते हैं लेकिन उसमें बिना बात का ज्ञान अवश्य देते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई न्याय हुआ ही नहीं, कैंचो न्याय होते हुए दिख भी रहा था। मतलब पहले ठीक से नहीं हो रहा था, फिर एक वकील ने पेट पे हाथ रख के उसको सीधा किया, फिर पहले सर बाहर आया फिर पैर, तब जाकर न्याय हुआ। समय आ गया है कि जजों की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, उनसे पूछा जाए कि महीने में किस स्तर के कितने मामले सुलझा रहे हो। प्रश्न अनंत हैं और किस्तों में पूछता रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में न्यायपालिका ने ऐसा कोई असाधारण कार्य किया है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया सुरक्षित रहा है। इन्होंने हर वो कार्य किया है जिससे आम आदमी चप्पलें घिस घिस कर पीढ़ी दर पीढ़ी खप गया है, न्याय नहीं मिला। अब ये सब सुनकर किसी लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर की लंपट वामपंथन, जिसका दिन गांजे का जॉइंट फूकने और रातें आंदोलनों के लिए देह को कम्यून की प्रॉपर्टी बनाने में जाता है, वो दुखी होकर भारत के अटॉर्नी जनरल साहब को फिर से पत्र न भेज दे कि देखो देखो उसने फिर से रोस्ट किया। अगर लगता है कि मेरे प्रश्न इतने हानिकारक हैं कि किसी 76 साल के बुजुर्ग का उसके भाई के साथ का 50 साल पुराना विवाद प्रतीक्षा कर सकता है, या किसी चिंकारा की आत्मा 72 शरीर धारण करके सलमान का कुत्ता बनकर आने तक न्याय की प्रतीक्षा कर सकती है, या किसी बलात्कारी के जमानत पर बाहर रहने पर उसी पीड़िता का दोबारा बलात्कार कर हत्या कर देने तक प्रतीक्षा कर सकती है, तो बेशक मुझ पर न्यायालय और न्यायाधीशों की बखिया उधेड़ने, सत्य बोलने और दर्पण दिखाने का मामला चलना चाहिए। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आभार। इसे बढ़ाते रहिए, आप भी कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए ताकि हमारी बात अधिकाधिक व्यक्तियों तक पहुंचे। पिछली बार छेनू गोपाल भाई ने फर्स्ट ईयर की एक बालिका की भावनाओं के आहत हो जाने पर मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस चलाने का निर्देश दिया था। वो केस अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जज साहबों की बकैती वैसे ही चल रही है जैसे चलती रही है। हमने सोचा कि एक और कर देते हैं। पिछली बार कदाचित कोई कमी रह गई होगी रोस्ट में। भारत में न्यायपालिका ऐसी संस्था है जिसे अगर कोई ठीक ठाक कॉमेडियन जो है वो फॉलो करने लगे तो उसे सामग्री की कमी कभी नहीं रहेगी। वो चाहे तो हर रात एक 10 मिनट का एपिसोड बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के निर्णय बकलोली से इतने परिपूर्ण होते हैं कि कॉमेडियन तो छोड़िए, मेरे जैसे गंभीर व्यक्तित्व वाले लोगों को भी जेल जाने का भय त्याग कर एक और रोस्ट करना पड़ जाता है। 26 नवंबर को विज्ञान भवन में संविधान को लेकर कार्यक्रम हो रहा था। उसमें भारत के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ कई बार यह समस्या होती है कि यदि वो अकेले हों तब तो वो कुछ भी बोले, कालजयी ही बोलते हैं, परंतु गण्यमान्य व्यक्ति अपने ही स्तर के लोगों के झुंड में बैठा हो और उसे भी बोलना हो तो बड़ी समस्या हो जाती है। फिर मीडिया आदि के लिए कुछ महान शब्दों का चयन किया जाता है जिसका धरातली वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन बोलते हैं काहे कि सेक्सी लगता है। ऐसे एक जज साहब ने एक महान बात बोल दी कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन भारत की संवैधानिक अवधारणा को सदैव सुरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास हमें सड़कों, पुलों या मूर्तियों के आधार पर नहीं आंकेगा, बल्कि इतिहास हमारा आकलन इस आधार पर करेगा कि हमने भारत की संवैधानिक अवधारणा को कितना सुरक्षित रखा। इसमें देखिए, महान कथन होने के सारे अवयव मौजूद हैं। सरकारों का आना जाना, भारत की संवैधानिक अवधारणा, इतिहास, सुरक्षित आकलन इत्यादि। यह कथन लिखकर जज साहब ने दर्पण के सामने खड़े होकर 10-12 बार बोला होगा कि कहीं संविधान आएगा, संविधान जाएगा, लेकिन सरकार की भारतीय अवधारणा को हमें सुरक्षित रखना है, ये मुंह से ना निकल जाए। वैसे जज साहब अगर चाहते तो सत्य भी बोल सकते थे कि सरकारें और संविधान आते जाते रहेंगे, लेकिन जजों के बेटे भतीजे को चुनने की कॉलेजियम वाली अवधारणा बची रहनी चाहिए, उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। इतिहास के आकलन को छोड़िए, परिवार हमारा आकलन इस बात पर नहीं करेगा कि 4 करोड़ केस लंबित हैं, बल्कि परिवार हमें इस बात पर आंकेगा कि हमने कितने जजों के बेटे भतीजों को सेट करके हायर जुडिशरी में बिठाया है।
तो जज साहब ने सबसे पहले यह कह दिया कि सरकार उनकी अधोजटाओं के बाल के बराबर है जो टूटते झड़ते रहते हैं, भले आप कितना भी प्याज का रस लगा लो उसमें। सरकार को आजकल मस्जिद का भोंपू समझकर दिन में 5 बार बजा दिया जाता है, वो भी पब्लिक में, भले ही किसी को सुनना हो या नहीं, आपकी चलती है तो आप चलाएंगे। आगे ऐसी बड़ी बात बोल दी कि आदमी की जीभ 3 बार लफ्जा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया। जब आदमी ऐसे शब्दगुच्छ फेंकता है तो आप सकते में आ जाते कोई जरूरी बात होगी, जबकि इसका कोई विशेष अर्थ है नहीं। भारत जब है वही है जहां था, तो फिर हम उसकी अवधारणा या परिकल्पना पर क्यों जा रहे हैं? संवैधानिक परिकल्पना ही क्यों बचाई जाए? न्यायिक परिकल्पना, नागरीय परिकल्पना, ग्रामीण अवधारणा, आधुनिक अवधारणा। अवधारणाओं की तो ऐसे लाइन लगा दूंगा जैसे चाची और फुआ लोग सिंगल लड़कों के लिए कन्याओं की लाइन लगाने की बात करती हैं। उन अवधारणाओं को क्यों नहीं बचाया जाए? आप सोचिए तो पाएंगे कि शाब्दिक फुलझड़ियों से इतर इस वाक्यांश का कोई विशेष तात्पर्य है नहीं। बोल दिए कहे कि सेक्सी लग रहा था जज साहब को। आगे महोदय ने कहा कि इतिहास पुल, सड़क, मूर्ति नहीं देखेगा। क्या जज साहब, मूर्ति नहीं देखने के चक्कर में ही तो बाबरी वाला निर्णय आप लोगों ने इतनी देर से दिया, देख ले तो पहले ही दिन दे देते। भारत के विशालकाय मंदिर, जीटी रोड, हावड़ा ब्रिज, ये तो मूर्ति, सड़कें और पुल है जिसे इतिहास खूब याद रखेगा, रखे हुए हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया के आधार में तो यही वो मूर्तियां हैं, यही मंदिर है, यही सड़कें और गलियां हैं जो हमारे जाने के बाद भी रहेंगी। संविधान में तो कोई सिरफिरा संशोधन करके चला जाएगा। भारत संविधान के हिसाब से नहीं, संविधान बदलते भारत के हिसाब से बदलेगा। भारत कोई स्थूल विचार नहीं है, वह नित्यदिन बदलता है और उसकी अवधारणा भी, उसका संविधान भी बदलता रहेगा। इसी महान आयोजन में भारत के न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब भी थे। रमन्ना साहब को सोशल मीडिया के ट्रोल से अत्यधिक समस्या है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और जजों को सोशल मीडिया पर बेदर्दी से ट्रोल किया जाता है, वह भी एक सुनियोजित तरीके से एक ही समय में। कहा गया कि सरकारी एजेंसियों को ऐसे ट्रोलों से निपटना चाहिए। वाह रमन्ना साहब वाह। महोदय, सेवा में सविनय निवेदन यह है कि एक कॉलेजियम सिस्टम बना दीजिए जिसमें यह स्वतंत्रता हो कि वो सारी केंद्रीय एजेंसियां, पुलिसकर्मी आदि की भी भर्ती करें। नियम वही रहे जो आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने में करते हैं, यानी वो पूर्व जज के बेटे, साले, साढ़ू बेटे, भतीजे आदि हों। महोदय, आगे आप यह भी कर सकते हैं कि चुनाव को रद्द करके सरकार और कैबिनेट भी स्वयं ही चुन लिया करें। देखिए, सरकार को तो आप निर्देश देते ही रहते हैं कि संसद में पास हुआ कानून कैसे सही या गलत है, जबकि हम सबको पता है कि संविधान में विधायिका सर्वोच्च है। तो अपनी सरकार बनवा लीजिए, टंटा ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वालों का सही है कि 4 करोड़ केस लंबित भी रखेंगे। जहां करोड़ लोगों का आवागमन यानी संवैधानिक अधिकार बाधित हो रहा है, वहां चुप भी बैठेंगे और ज्ञान भी देंगे कि सरकार को यह सुलझाना चाहिए। लेकिन हाँ, इनकी बेहूदगी पर कोई कुछ ना बोले, मजाक ना करे, क्योंकि भाई न्यायपालिका ही तो है जिस पर लोगों का विश्वास है। अबे कहां से सर्वे करते हो ये वाला? तुम्हारी निचली अदालतों से लेकर ऊपर के जज तक बिकते हैं। बकैती में तुम्हारा दिन गुजरता है और जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम कह देते हो कि जज पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? यह भी क्या संविधान में चुपके से लिख दिया आर्टिकल 19(1)(a) के अनुसार माननीय जजों के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है? न्यायपालिका की गरिमा अगर किसी ने गिराई है तो वो इसके वो नकारे जज हैं जो भ्रष्ट हैं, बिके हुए हैं और न्यायिक व्यवस्था का मजाक बनवाते रहते हैं। पैसे लेकर जजमेंट मैनेज करना कोई अपवाद नहीं है। यह इतना आम हो चुका है कि हर गांव में आपको 5 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पैसा दिया और केस जीते, या पैसे के बल पर केस खींचते रहे, या पैसा न होने के कारण केस हारे। न्याय का साक्ष्यों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं, वरन वादी प्रतिवादी की आर्थिक क्षमता से समानुपाती संबंध है। हम क्या मूर्ख हैं जो यह नहीं समझ पाते कि 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाला एक्टर, काले हिरण को मारने वाला एक्टर न तो अपराधी साबित हो रहा है न बरी हो रहा है। हम क्या मूर्ख हैं कि हमारे सामने शाहीन बाग होता है, दंगे होते हैं और यही न्यायपालिका ज्ञान की बातें करते दिखती है। तब स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते जब न सिर्फ करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकार बाधित होते हैं, बल्कि हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उठाती है प्रतिदिन। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वामपंथियों के प्रभाव में आकर यह व्यवस्था काम करती है। इसको समाज, राष्ट्र, संविधान से कोई मतलब नहीं है। किसान आंदोलन में सड़क घेरी गई, आवागमन प्रभावित हुआ, लाल किले पर हमला हुआ, लोगों के हाथ काटे गए, हत्याएं हुई और सुप्रीम कोर्ट सोता रहा। तब जब इसकी आलोचना होती है तो रमन्ना साहब को लगता है कि इससे एजेंसियां निपटे। क्या करोगे जज साहब? जेल में डालोगे ट्वीट करने वालों को, सच बोलने के लिए? आप ही के समुदाय, वस्तुतः
विक्षिप्त और सड़ांध मारते समुदाय के एक सड़े जज ने हाल ही में यह फैसला सुनाया कि बच्चे के साथ ओरल सेक्स यानी उसके मुंह में वयस्क पुरुष के लिंग का डालना कम गंभीर अपराध है और उसकी सजा कम कर दी गई। क्या भांग खाकर ये निर्णय लिखे जाते हैं? अब मैं पर्सनल हो रहा हूं क्योंकि इस घटिया समाज में बच्चे और खासकर लड़कियां अपने घर, स्कूल, ट्यूशन हर जगह सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती हैं। क्या यही जज अपने पोते या पोती को इसी स्थिति में पाकर यही जजमेंट देगा? क्या निर्णय सुनाने में सिर्फ लिखे हुए अक्षर का अनुसरण किया जाएगा या यह भी देखा जाएगा कि इस अपराध का, जो कि शारीरिक तौर पर कोई क्षति नहीं पहुंचाता दिखता, मानसिक आयाम भी है जो किसी बच्चे को आजीवन एक घुटन में भेज दे? इस पर सभ्य समाज प्रतिक्रिया ना दे? मैं यह न पूछूं कि आखिर कोई जज यह बोल या लिख कैसे सकता है। ठीक है कि डिग्री होती है अपराधों की, लेकिन हर अपराध के आयाम अलग होते हैं। चोरी का आयाम आर्थिक क्षति है, मारपीट में शारीरिक क्षति होती है, हत्या में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षति झेलते हैं परिजन। वहीं एक वयस्क पर यौन अपराध होने पर तथा एक बच्चे पर ठीक वही अपराध होने पर, दोनों मामलों में क्षति का आकलन अलग तरीके से ही होगा। आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह कम गंभीर अपराध है? अबोध बच्चे के साथ ऐसे अपराध पर सीधे सजा दीजिए। पब्लिक अनाउंसमेंट करके यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पेनिट्रेशन गंभीर है लेकिन ओरल नहीं। आखिर इस निर्णय पर हम न बोले रमन्ना साहब, एकजुट होकर हम ये ना बोले कि एक महिला जज आखिर किस व्यवस्था में एक लड़की पर हुए यौन अपराध पर यह कहे कि चमड़ी से चमड़ी टच नहीं हुआ तो पक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया, लेकिन उस जज पर आपने क्या एक्शन लिया? क्या मैं मूर्ख हूं कि यह ना समझूं कि ऐसे जज क्या लेकर ऐसे निर्णय सुनाते हैं? मुझे इस जज का तो पता नहीं, लेकिन ऐसी संवेदनहीनता तो बिके हुए लोग ही दिखा सकते हैं। जब आप यह बोलते हैं कि जजों या उनके निर्णयों को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को केंद्रीय एजेंसियां देखें, तब आप अपने जूनियर जज जो आगे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़े करते हैं जब वो कहते हैं कि आलोचना, मतभिन्नता लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। यह ज्ञान जज साहब ने शाहीन बाग के समय दिया था। मिलता जुलता ज्ञान तब भी दिया गया जब किसान आंदोलन के नाम पर नौटंकी चल रही थी और आपने कहा था कि विरोध का अधिकार तो मौलिक है, लेकिन सरकार उन्हें दिल्ली न आने देकर उनके अधिकार को बाधित कर रही है। जज साहब, आपने मौलिक अधिकारों पर आधी बात क्यों कही, जबकि यह स्पष्ट है संविधान में और कॉमन सेंस में भी कि आपके मौलिक अधिकार मेरे मौलिक अधिकार को अगर बाधित करते हैं तो उसका दायरा समेटिए। शाहीन बाग के सेफ्टी वॉल्व ने 53 लोगों की जान ली। किसान आंदोलन के सेफ्टी वॉल्व के कारण हमने ट्रैक्टर आक्रमण से लेकर हाथ और कटी गर्दन वाली लाशें देखी हैं। आपने ब्रह्म ज्ञान दोनों ही आंदोलनों के समय दिया, लेकिन वास्तव में किया कुछ नहीं। हम जानते हैं कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके घर के रास्ते पे वो नहीं बैठे। जज साहब, पटाखों की आवाज़ से आपके घर के कुत्ते डर जाते हैं और हवा खराब हो जाती है तो आप 2 महीने पहले से बैन लगवा देते हैं, लेकिन पराली जलाने पर आप किसान पुत्र बन जाते हैं, जिसके कारण 2 महीने इस दिल्ली की हवा खराब रहती है। सर, ये मानसिक दिवालियापन है। किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह लीजिए, सुधार हो सकता है। जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, तो फील लेना होता है कि अरे हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मतलब समझते हो इसका? इस फील लेने के चक्कर में महान बातें बोलते रहना आवश्यक है। एक महान बात एक जज साहब ने किसी फिल्म के ऊपर किए गए केस पर कहा था, तुम्हें नहीं पसंद तो मत देखो। फिर हाल ही में सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को आईसिस के आतंक के समकक्ष रखा गया, तब किसी ने केस किया तो कहा गया पसंद नहीं है तो मत पढ़ो। सही बात है, बाजार में बम फटे तो कहिएगा कि उसमें बम फटता है तो वहां मत जाओ। दंगे करने कोई सड़क पर आ जाए तो आप कहो कि उसके दंगे का तरीका पसंद नहीं है तो घर से बाहर मत निकलो। सारे फसाद की जड़ तो बाहर निकलना ही है। जब सब बात हमारी पसंद और नापसंद पर ही है तो फिर आपकी संस्था क्या घास छीलने के लिए बनी है? कल को कोई मुनव्वर फारूकी राम सीता पर घटिया चुटकुले सुनाएगा तो आप कहोगे कि नहीं पसंद है तो मत देखो। फिर भैया जज साहब, हमारे कमेंट अच्छे नहीं लगते सोशल मीडिया पे मत पढ़ो। मेरे वीडियो से आपत्ति है तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी आंखों पे ऑक्यूलस लगाकर तुम देखो ही, मत देखो वीडियो, मत पढ़ो हमारी राय। जब आइसोलेशन में ही जीना है और स्वयं को गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ही समझ लिया है तो फिर क्या मतलब है कि छोटे मोटे लोग आपको, मतलब आपके निर्णयों पर आपको ट्रोल करते रहते हैं। जैसे आजकल हर थका हुआ एक्टर और फूकी हुई हीरोइन अपने बायो में एक्टिविस्ट लिख देते हैं, वैसे जज लोगों की भी बड़ी इच्छा होती है कि वो भी एक्टिविज्म करें, लेकिन करेंगे कैसे? तो अपने कीड़े को शांत करने के लिए उनकी तरफ से बैटिंग करने लगते हैं जिन्हें इस तरह के मूर्खतापूर्ण आंदोलनों में आनंद आता है।
तब जज साहब यह बताते हैं कि देश को बचाने की जवाबदेही उन्हीं पे आ गई है और कंधे पे बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जनता भी भावुक हो जाती है। भाई मोदी जी के बाद मतलब एक दो आदमी देश बचाने की सोच रहा है, उनके बाद भी जज साहब देश नहीं सभ्यता और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने जैसी गंभीर बातें करके नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा कर देते हैं। लाशें गिर जाएं, लेकिन जज साहब कहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एक संतुलित रास्ता बनाना होगा जहां किसानों की भी सुनी जाए और किसी को कष्ट भी ना हो। वाह जज साहब, ये तो वही बात होगी कि मेरी गर्दन पर अब्दुल ने चाकू रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि ना अजीत का ना अब्दुल का, इसको जहर देकर मार दो। संतुलित रास्ता यही है, आदमी को कष्ट नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि मन में तो सबके रहता है कि ऐसा ट्वीट लिखूं कि 10-50 हजार रीट्वीट आए और चंद्रचूड़ को कहूं कि हे ब्रो देखो तुमसे ज़्यादा रीट्वीट आया मेरे वाले पे। जजों को भी यह पता चल गया कि वो जो भी बोलते हैं वो बार एंड बेंच और लाइव लॉ जैसी संस्थाओं के रिपोर्टरों द्वारा लाइव ट्वीट होता रहता है। इसलिए जज साहब निर्णय तो करते हैं, लेकिन उसमें बिना बात का ज्ञान अवश्य देते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई न्याय हुआ ही नहीं, कैंचो न्याय होते हुए दिख भी रहा था। मतलब पहले ठीक से नहीं हो रहा था, फिर एक वकील ने पेट पे हाथ रख के उसको सीधा किया, फिर पहले सर बाहर आया फिर पैर, तब जाकर न्याय हुआ। नागरिकों के अधिकार गए तेल लेने। जजों के पुष्पित और सारगर्भित वचनों को प्राथमिकता दी जाती है कि आज के महान फैसले में यह महान बात कह दी गई है और किसी महान समाचार पत्र के पहले पन्ने पर महानता से परिपूर्ण समाचार छप चुका है। इसी आयोजन में राष्ट्रपति कोविंद जी ने भी कहा कि उनको कॉलेजियम वाला सिस्टम जिसमें जज ही जज को चुनते हैं उसको हटाकर कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें सबसे नीचे के स्तर से चलते हुए जजों वकीलों को भी एक ही स्तर की प्रतियोगिता से गुजरकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट का जलवा देखिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी उनसे कैसे डरता है कि खुल के ये नहीं बोल पाता है कि कॉलेजियम की अवधारणा तो भारत की संवैधानिक अवधारणा में कहीं है ही नहीं, जिसे बचाने के लिए आप लोग लंबी लंबी फेंकते रहते हो। ये तो आपने खुद ही बना लिया और फिर चंद परिवारों से ही अगर वो बच्चे जो हैं निचली अदालतों के जज बनने वाली परीक्षा पास नहीं करते, कहीं से भी लॉ की डिग्री ले आते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अर्हता पा जाते हैं। ठहर कर सोचिए कि क्या घालमेल है कि परीक्षा पास ना कर सके तो भी कोई बात नहीं, कहीं से भी किसी भी आंटू झाटू कॉलेज से बस डिग्री ले आओ, प्रैक्टिस शुरू कर दो, बाप चाचा का नाम है तो केस भी मिलेगा, मैनेज भी हो जाएंगे केस सुनने वाले जज, ऊपर बढ़ने लगोगे, फिर आगे बढ़ने के लिए कोई परीक्षा नहीं। कुछ लोग तय कर लेंगे ये लौंडा हाईकोर्ट का जज बनने लायक है, लिस्ट भेज दो, सरकार ऑब्जेक्ट करे, फिर से वही लिस्ट भेज दो, फिर सरकार आपत्ति करे, फिर से वही लिस्ट भेज दो। ये है कॉलेजियम की ब्लैकमेलिंग और भाजपा सरकार इसको हटाने के लिए एनजेएसी लेकर आई थी तो 5 जजों की बेंच ने कहा कि ये सिस्टम सही नहीं है, सरकार का इसमें जो है प्रभाव दिखेगा। वाह ब्रो, तुम जो संसद के पास किए हुए कानून में बाबा बनकर आ जाते हो ये बताने के लिए कि वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, वो क्या विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है? चेक्स एंड बैलेंसेज की बात तीनों अंग के लिए है, फिर भी विधायिका ही सर्वोपरि है। तुमने स्वतः ही स्वयं को सर्वे सर्वा बना लिया है, लेकिन तुम हो बनारस वाले सर्वा। सर्वा हर बार वामपंथियों के कहने पर न सिर्फ केस को स्वीकार लेता है बल्कि उसे खींच कर लटकाए रखता है। जिस संविधान को भी संशोधित करने की शक्ति सरकार में है, उसके द्वारा बनाए गए कानून पर ज्ञान बांटने की शक्ति आखिर कोर्ट कैसे ले लेती है भाई? वो तो खैर मनाओ कि मोदी सरकार जुडिशरी को सम्मान देती है, वरना मनमोहन सरकार की तरह डील करने लगे तो ट्वीट पर जो ज्ञान आता है ना लाइव, वो सब बह के निकल जाएगा कहीं से। अब ये सब सुनकर किसी लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर की लंपट वामपंथन, जिसका दिन गांजे का जॉइंट फूकने और रातें आंदोलनों के लिए देह को कम्यून की प्रॉपर्टी बनाने में जाता है, वो दुखी होकर भारत के अटॉर्नी जनरल साहब को फिर से पत्र न भेज दे कि देखो देखो उसने फिर से रोस्ट किया, वो भी तब जब स्वयं मुख्य न्यायाधीश ने चिंतित होकर कहा है कि जुडिशरी पर सोशल मीडिया में बहुत हमले हो रहे हैं। फिर 75 दिन बाद महान छेनू जागेगा और कहेगा कि चला दो आपराधिक अवमानना का मामला, कहे कि हमारी जुडिशरी पर सवाल उठा दिया है। इसकी इतनी औकात, भारत के एक नागरिक की इतनी औकात कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश पूरी न्यायपालिका पर ही प्रश्न उठा दे। प्रश्न तो उठेंगे ही, क्योंकि यही संविधान मुझे व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने का अधिकार देता है। और अगर यह निकम्मी न्यायपालिका अपने सामने घटित हुए दंगों को रोकने की स्थिति में होने के बाद भी नहीं रोक सकी, फिर किसान आंदोलन के नाम पर लोगों के मरने पर उसके शवों की संख्या गिनता रहा,
तो मैं इसके हर ऐसे विचित्र निर्णय पर अपने विचार रखता रहूंगा। समय आ गया है कि जजों की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, उनसे पूछा जाए कि महीने में किस स्तर के कितने मामले सुलझा रहे हो। हर सरकारी कार्यालय से अधिक छुट्टी तुम लोग क्यों लेते हो जबकि 4 करोड़ मामले लंबित हैं। पूछा जाए जजों और उनके परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं है जबकि बाकी सबको सच झूठ ही सही देना तो पड़ता है। पूछा जाए कि वकीलों की फीस निर्धारित क्यों नहीं है जबकि यही न्यायपालिका विद्यालयों से लेकर कॉलेजों की फीस निर्धारित करती देखी गई है। पूछा जाए कि 5 रुपये की हेरफेर करने वाले ड्राइवर का केस 3 दशक तक कैसे चलता है। पूछा जाए कि क्षुद्र अपराधों के कारण जेलों में अंडर ट्रायल लोगों को क्यों ठूस कर रखा गया है, उसके सुधारों के लिए क्या तंत्र विकसित किया जा रहा है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं। प्रश्न अनंत हैं और किस्तों में पूछता रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में न्यायपालिका ने ऐसा कोई असाधारण कार्य किया है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया सुरक्षित रहा है। इन्होंने हर वो कार्य किया है जिससे आम आदमी चप्पलें घिस घिस कर पीढ़ी दर पीढ़ी खप गया है, न्याय नहीं मिला। मुझ पर अवमानना का मामला बनाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी सुनवाई तब हो जब इससे अधिक आवश्यक सारे मामले सुलझा दिए जाएं। अगर लगता है कि मेरे प्रश्न इतने हानिकारक हैं कि किसी 76 साल के बुजुर्ग का उसके भाई के साथ का 50 साल पुराना विवाद प्रतीक्षा कर सकता है, या किसी चिंकारा की आत्मा 72 शरीर धारण करके सलमान का कुत्ता बनकर आने तक न्याय की प्रतीक्षा कर सकती है, या किसी हत्यारे के दूसरी हत्या करने तक उसके पकड़े जाने की प्रतीक्षा कर सकती है, या किसी बलात्कारी के जमानत पर बाहर रहने पर उसी पीड़िता का दोबारा बलात्कार कर हत्या कर देने तक प्रतीक्षा कर सकती है, तो बेशक मुझ पर न्यायालय और न्यायाधीशों की बखिया उधेड़ने, सत्य बोलने और दर्पण दिखाने का मामला चलना चाहिए। नमस्कार।